In previous lecture, we will discuss about the most important MCQs of physiology. उसमें भी particularly हमने blood unit को कवर किया था. इस लेक्चर में हम बात करेंगे important MCQs of physiology, लेकिन आज की जो यूनिट रहेगी हमारी that is muscle physiology. तो जो भी मसल फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमारे MCQs रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, RRB, फिजियोथेरेपी, एम्स, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. दैट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज़ कॉल्ड. पर्टिकुलरली आपकी जो मसल्स हैं, स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की, उसकी फंक्शनल एज वेल एज जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी होती है. तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलरली आपकी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर भी बना रहा, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल. साथ ही साथ जो आपकी स्केलेटल मसल है ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो होती है ना पूरी, उसका फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा. तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट वन इज सार्कोलेमा, another one is sarcomere and third one is myofibrils. यहाँ पर FIB यहाँ पर रहता है myofibrils. इसके साथ none of them. तो द राइट आंसर इज sarcomere. और पर्टिकुलर ये जो बर्ड है ना सार्को, ये पूरा आपका जो सार्को बर्ड है ये रिलेटेड होता है स्केलेटल मसल से. तो चाहे वो सार्कोलेमा हो या फिर सार्कोमियर हो, ये दोनों ही रिलेटेड हो गए आपकी स्केलेटल मसल से. बट हम बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट की, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन की, तो वो बनाता है आपका सार्कोमियर. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इसके साथ साथ अगर हम और इसको डिस्कस करें तो सार्कोलेमा जैसे बर्ड है ना, तो सार्को का मतलब हो गया स्केलेटल मसल और लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि द कवरिंग ऑफ मसल, तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं सार्कोलेमा. इसके साथ साथ जो ऑप्शन सी है मायोफाइब्रिल, ये होते हैं हमारे एक टाइप के फिलामेंट जो कि आपकी मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं ना. इसके अंदर भी 2 आते हैं, एक आपका आई बैंड रहेगा, इसके साथ साथ एक आपका ए बैंड हमें देखने के लिए मिलता है. डिटेल में आप देखना चाहते हो तो लॉन्ग वीडियो देख सकते हो. इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ प्रोटीन. आपके प्रोटीन की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या होती है. कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का क्या मतलब हुआ, या फिर वो कौन कौन से प्रोटीन है. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है. एक है हमारे पास एक्टिन, इसके अलावा हम देखें तो मायोसिन, बोथ एंड नन ऑफ देम. तो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कि हमने से एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग में भी कवर किया था कि पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों ही होते हैं. इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं मायोसिन जो कि डार्क बैंड बनाते हैं. यहाँ पर इनकी इस तरीके से मान लो ये यूनिट हो गई कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर रहेगा आपका एक्टिन. मान लो हमने एक्टिन बना लिया, इसका हेड ही इस तरीके से क्या होता है, ये आपस में दोनों मिलते हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है क्रॉस ब्रिज का, जिससे ना आपने एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग सुनी होगी और ये पूरी प्रोसेस होती है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो ये दोनों ही प्रोटीन हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एज वेल एज मायोसिन. यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. इसके बाद आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. दैट इज कार्डियक मसल आर दी स्पेशलाइज्ड मसल. कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप की मसल हैं विच आर प्रेजेंट ओनली इन, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है. स्प्लीन, ब्रेन, लिवर एंड हार्ट. तो यहाँ पर ये जो बर्ड है ना आपका, हमने कौन सा बर्ड देखा, कार्डियक बर्ड. कार्डियक का खुद जो मतलब होता है, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट. आपने कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा जो हार्ट का डॉक्टर होता है, या फिर कार्डियोलॉजी आपने सुनी होगी, मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी. तो सिंपल सी बात है, स्पेशल टाइप की मसल है और कहीं प्रेजेंट नहीं रहती हैं. ये मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन माइस्थेनिया ग्रेविस द ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट. क्या होता है, माइस्थेनिया एक डिसऑर्डर होता है ना, और पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड होगा, स्केलेटल मसल से, क्योंकि हम मसल को ही कवर कर रहे हैं.
और ये होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहले वर्ड को समझो, ऑटो और मैंने क्या बोला, इम्यून डिसऑर्डर या डिसीज़। ऑटो इम्यून को समझो, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ऑटो मतलब खुद, यानी कि हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज़ थी। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ करते हैं डिफेंस का काम, कि मान लो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, इस तरीके से ख़तरनाक सा बैक्टीरिया आ गया, हमारे एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया को, वायरस को, पैथोजन को करते हैं डिस्ट्रॉय। लेकिन पर्टिकुलर इस केस में क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज़ में, कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, वो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को ही मारने लगते हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस भी एक ऐसा ही डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वही हमें बताना है कि किसके खिलाफ बनते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैल्शियम चैनल है, निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, बोथ ऑफ देम है और नन ऑफ देम हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, निकोटिनिक रिसेप्टर। और इसको मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले वीडियो में, NM जंक्शन वाले वीडियो में मैंने डिटेल में कवर कराया है कि क्या होता है आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ और मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ना निकोटिनिक रिसेप्टर के खिलाफ, मतलब ये हो गया आपकी पूरी नर्व फाइबर, ठीक है, यहाँ से क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, ये मसल फाइबर, इसी की सरफेस पर ये जो मसल हो गई आपकी दूसरे नंबर पे, इसी के सरफेस पे क्या होता है इस तरीके से कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ताकि यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकले इसके साथ जब ये बाइंड होता है ना, तो पूरी इम्पल्सेस आपकी नर्व से मसल में ट्रांसमिट होती हैं, और उसके बाद भी आपकी बॉडी में किसी भी टाइप के मूवमेंट देखने मिलते हैं। क्योंकि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गए हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के खिलाफ, अब वो रिसेप्टर ही नहीं बचेंगे, और इस वजह से इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता, तो बहुत ही दिक्कत होती है पर्सन को मूवमेंट परफॉर्म करने में। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज DHPR यानी कि डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन। DHPR रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये पढ़ा था हमने सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, कुछ इस तरीके से ये हमने बनाया था, इस तरीके से सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का डायग्राम। उसी में हमने देखा था कि ये जो इस तरीके से अंदर गया है ना, ये अंदर आ रहा है, इसी को हमने बोला था T ट्यूब्यूल्स। इसके साथ साथ कुछ L ट्यूब्यूल्स भी थे जो कैसे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट थे। इसी T ट्यूब्यूल्स में हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर, कुछ यहाँ पर जो L ट्यूब्यूल है इसके सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो T ट्यूब्यूल्स के सरफेस पर थे इसे ही हमने बोला था DHPR डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर, और जो L ट्यूब्यूल पर प्रेजेंट थे इस तरीके से ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं राइनोडिन रिसेप्टर। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, अगर हम ऑप्शन देखें कि DHPR, तो DHPR किस पे प्रेजेंट है, T ट्यूब्यूल्स पे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि T ट्यूब्यूल्स। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। तो स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, देखो मान लो इस तरीके से एक हमारे पास है मसल, ये हो गई हमारे पास एक मसल फाइबर, ये हमने बना लिया। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है आयन का डिफरेंस, मतलब मान लो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, सेम है बाहर भी कुछ पॉजिटिव बाहर भी कुछ नेगेटिव। जो डिफरेंस होता है ना रेस्टिंग कंडीशन पे, कि मान लो रिलैक्स है तो अंदर या ज़्यादा पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अंदर होता है ज़्यादा नेगेटिव और बाहर होता है ज़्यादा पॉजिटिव। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कार्डियक मसल आर दी टाइप ऑफ, कार्डियक मसल किसका टाइप है। 4 ऑप्शन है, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइएटेड, सेकेंड है वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड, तीसरा है इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड, और चौथा है वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड। यानी कि आपकी जो कार्डियक मसल है कैसी मसल है, उसके लिए बट को समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर पहले ऑप्शन में 2 बट है, पहला इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो हमसे कंट्रोल नहीं होती, जैसे कि जो कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि इनवॉलेंट्री है इसका, ये तो सही रहा। लेकिन दूसरी चीज़ जो इसमें है दैट इज़ नॉन स्ट्राइएटेड, और नॉन स्ट्राइएटेड का क्या मतलब होता है
कि जिसमें कोई भी क्रॉस लाइनिंग प्रेजेंट ना हो। तो हमारी जो कार्डियक मसल हैं उसमें क्रॉस लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सीधे लिखा है वॉलेंटरी, मतलब कार्डियक मसल को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें लिखा है वॉलेंटरी, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम कार्डियक मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंटरी ही होती हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें इनवॉलेंटरी है, मतलब ये सही हो गया। और दूसरी चीज़ स्ट्राइएटेड, यानी कि आपकी जो कार्डियक मसल है उनमें क्रॉस लाइनिंग भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है दिस इज राइट आंसर, कि जो आपकी कार्डियक मसल है दीज आर इनवॉलेंटरी एज वेल एज स्ट्राइएटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन विच द लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स रिमेन सेम। ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन का टाइप जिसमें लेंथ मसल की सेम रहे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक है, बोथ ऑफ देम है, नन ऑफ देम है। तो बट को तोड़ो, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोन का मतलब होता है टेंशन। तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसमें आपकी टेंशन सेम रहे। तो यहाँ लेंथ की बात कर रही है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ आइसो मतलब सेम, और मैट्रिक, जैसे मैट्रिक बॉक्स होता है, मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जिसमें लेंथ सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इसके बाद जो हमारा 9th क्वेश्चन है दैट इज विच टाइप ऑफ लोड इज बेनिफिशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। वो कौन सा लोड है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है, प्री लोड, आफ्टर लोड, नन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, प्री लोड। और एक इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। कौन सा लॉ, साइंटिस्ट के नाम पर है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो उतना ही अच्छा होगा जितना ज़्यादा आपका प्री लोड होगा। तो प्री लोड जितना ज़्यादा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल आर रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के क्या क्या फंक्शन है, रेगुलेट बीपी, फैसिलिटेट रेस्पिरेशन, इसके साथ साथ फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो स्मूथ मसल चारों फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऐसी स्मूथ मसल जो आपकी ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती हैं वो आपका बीपी रेगुलेट करती हैं। ऐसी स्मूथ मसल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जो स्मूथ मसल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे वो मेल हो या फीमेल में हो, उसमें वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मीन्स द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दिस। तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट MCQs इम्पोर्टेंट। वैसे हैं तो ये 10, लेकिन मैंने हर MCQs में आपको 4-4 बताए, तो हम देखें तो ये 40 MCQs आपके तैयार होते हैं और भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप इन सभी वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, या फिर मसल का क्लासिफिकेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप, है ना, एक्शन पोटेंशियल, तो आप इनके डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, तो और भी क्लियर आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।